तो आइए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का ये हिंदी है और हमने जैसा कि एक पार्ट और दो पार्ट कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं इसका पार्ट 3 यानी चैप्टर 3 है ये, और चैप्टर 3 का पार्ट 1 है ये। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। पार्ट का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति, जिसको लिखे हैं जयप्रकाश नारायण जी। किसने लिखा है जी? जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है। तो आज की क्लास में हर चैप्टर की तरह हम लोग पहले लेखक का परिचय ही पढ़ेंगे कि लेखक का क्या परिचय है, जो आपकी किताब में दिया है। तो आप लोग किताब का पेज नंबर 32 निकाल सकते हैं, और 32 और 33 दो पेज यानी इनका जो परिचय है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में, और उसके बाद से पाठ को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दिया है कि आप देख सकते हैं, मैंने तो यहाँ पे नंबरिंग बना दिया है, नंबर करके। सबसे पहले दिया है जन्म। तो जन्म दिया है कि इनका जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। फिर इनका दिया है 2 नंबर पे निधन। निधन मतलब मृत्यु। तो इनकी मृत्यु हुई है 8 अक्टूबर 1979 में। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के लिए कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। तीसरा है जन्म स्थान। तो जन्म स्थान का अर्थ हुआ कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म स्थान है सिताब दियारा गांव। गांव का नाम है सिताब दियारा, और उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। मतलब इसका कुछ हिस्सा बिहार के सारण जिला यानी छपरा जिला में पड़ता है, और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में पड़ता है। तो बलिया में भी है और सारण जिले में है, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे है ये जगह, सिताब दियारा गांव, जाके रहने वाले हैं। और 4 नंबर है पुकार का नाम। पुकार का नाम का अर्थ हुआ कि मतलब नहीं होता है कि आप किन किन नामों से इनको पुकारा जाता था। तो बचपन में इनको बाउल कहा जाता था। बचपन में लोग, इनके गांव के लोग क्या कहते थे? बाउल बोलते थे। बड़े होने पर ये जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जैसे कि आज छपरा यूनिवर्सिटी जो है वो जेपी यूनिवर्सिटी के नाम से जाता है, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी। अपनी जन पक्षधरता के लिए लोक नायक, और बाद में लोगों में जब ये प्रिय हो गए तो इनको लोक नायक कहा जाता है, यानी कि लोगों का हीरो, लोगों का हीरो थे ये। तो ये 3 नाम इनके हैं। बचपन में बाउल, बड़े हुए तो जेपी, और लोगों में प्रसिद्ध हुए तो लोक नायक इनको कहा जाता है। क्योंकि देखिए, नायक क्यों कहा जाता है? कोई भी आंदोलन होता था, चाहे छात्र आंदोलन हो बिहार का या कोई भी आंदोलन होता था, ज्यादातर इन्हीं को नेता बनाया जाता था। इनको ही अपना हीरो बना के आगे रखा जाता था। और ये अपने मृत्यु के टाइम तक, मतलब अंतिम समय तक, इन्होंने देश के लिए, लोगों के लिए काफी लड़ाइयाँ लड़ी है। 5 नंबर है इनके माता पिता का नाम। तो माता पिता का नाम है, माता का नाम है फुलरानी और पिता का नाम है हर्षदयाल। माता का नाम फुलरानी और पिता का नाम हर्षदयाल। पत्नी, पत्नी का नाम है प्रभावती देवी, जो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री हैं। यानी कि प्रभावती देवी के पिता का नाम क्या है? तो ब्रजकिशोर प्रसाद, और वो गांधीवादी थे। गांधीवादी मतलब गांधी जी के विचारों के समर्थक थे, वो भी अहिंसा के पुजारी थे। 7 नंबर है शिक्षा, मतलब इन्होंने पढ़ाई लिखाई कहाँ पे कैसे की। तो आरंभिक शिक्षा घर पर ही, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। यहीं बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद पटना कॉलेज, पटना में प्रवेश, असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। यानी पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे तब तक, उसी टाइम में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। तो असहयोग आंदोलन में इन्होंने क्या कर लिया? गांधी जी के साथ मतलब हिस्सा ले लिया और पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए, लेकिन जब 1922 में आंदोलन बंद हो गया तो फिर ये कहाँ चले गए? पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्किंसन, मैडिसन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की। मार्क्सवाद और समाजवाद कर समझिएगा, जैसे कि रूस के रहने वाले कार्ल मार्क्स थे। आप लोग 10th क्लास का जब इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें कार्ल मार्क्स के बारे में आता है। तो मार्क्स ने समाजवाद को लाया था। समाजवाद का अर्थ होता है कि ना तो समाज में कोई बड़ा होता है, ना ही कोई छोटा है। हर व्यक्ति को बिल्कुल एक समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो जो कोई हो। वो समाजवाद का नियम होता है। उसको किसने लाया था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, और उसके नियमों का अध्ययन इन्होंने अमेरिका में ही किया था। माँ की अस्वस्थता के कारण एचडी न कर सके और देश लौट आए। और जो उच्च शिक्षा थी और ज़्यादा, तो माँ का जब इनका तबीयत खराब हुआ तो पूरी पढ़ाई नहीं की और फिर अपने देश लौट आए। कौन?
जयप्रकाश नारायण। तो देखिए इनका शिक्षा का जो सफर है गांव से लेकर शहर से लेकर अमेरिका तक है। राजनीतिक जीवन 8 नंबर है, राजनीतिक जीवन मतलब उन्होंने राजनीति में कैसे क्या क्या काम किया। तो राजनीतिक जीवन है कि 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि पहले भारत में एक ही पार्टी था, क्या, कांग्रेस। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए, यानी कि जब गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था तो 1932 में ये क्या गए थे, जेल गए थे, अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। और जब वो जेल से बाहर निकले तो कांग्रेस से अलग होकर एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसका अर्थ होता है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। 1939-1943 में भी जेल गए, फिर 1939 में जेल गए, फिर 1943 में भी जेल गए। 1942 के आंदोलन से विशेष प्रसिद्धि मिली, मतलब 1942 में एक आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने आंदोलन चलाया था और उनका अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, और उसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता था। और वो हुआ था 9 अगस्त 1942 को। जैसे कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये 10 अगस्त है, और वो टाइम था 9 अगस्त 1942 को उन्होंने गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान, धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े, यानी विनोबा भावे वो भी क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1952 में जो आंदोलन किया था, 1954 में एक आंदोलन हुआ विनोबा भावे के द्वारा, उसमें भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि जो बिहार के छात्र थे उन्होंने जेपी जी को, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी को बुलाया कि आप हमारे मतलब लीडर बनिए और सरकार के खिलाफ आंदोलन कीजिए। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो उन्होंने क्या किया था कि आपातकाल लगा दिया था, इमरजेंसी लगा दिया था, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी, सारी समस्याएं बढ़ गई कि बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई को ले करके आंदोलन करना शुरू किए थे। और वो थे स्टार्टिंग में बिहार के बच्चे, बाद में पूरे देश के बच्चे लग गए थे, लेकिन उसका स्टार्टिंग जयप्रकाश नारायण जी ने ही किया था। और आपातकाल के दौरान जेल भी गए, और अभी आपातकाल जो अभी इमरजेंसी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, बताया जो इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, तो उसमें वो जेल भी गए थे। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ, और जब ये जेल से बाहर निकले तो 1977 में एक पार्टी का गठन हुआ, जनता पार्टी। और उस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी, यही दो पार्टी पहले, क्योंकि उसके पहले तो केवल कांग्रेस थी, और कांग्रेस के बाद दूसरी पार्टी कौन बनी, जनता पार्टी। 1977 में चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस हार गई, इंदिरा गांधी हार गई और जनता पार्टी जीत गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी लगाया था, करीब करीब 19 महीने तक कोई भी व्यक्ति घर से निकला नहीं था, खाने के लिए लोग मजबूर थे। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कोरोना के चलते इतनी ज़्यादा समस्याएं, सरकार इतना छूट दे रही है, इतना व्यवस्थाएं दे रही है, फिर भी समस्याएं बढ़ गई हैं। आज लोग पहले की तरह गरीब भी नहीं है, लेकिन पहले लोग गरीब भी थे, खाने को भोजन नहीं था। उस टाइम में 19 महीना सोच लीजिए, घर से नहीं निकलना, लोग भूखे मरना शुरू हो गए थे। तब जाकर के लोग क्षुब्ध होकर, इंदिरा गांधी से लोग दुखी होकर के जनता पार्टी को वोट दिया और उनको हरा दिया। उसके बाद है कृतियां, मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा था। तो उन्होंने लिखा था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, कुछ कविताएं भी लिखी, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित हुए हैं। और इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं, तो 1965 में मिला था समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान, और 1998 में इनको मिला था भारत रत्न सम्मान। आपके मन में आएगा ये तो पहले ही मर चुके थे, फिर इनको 1998 में भारत रत्न कैसे मिला। तो देखिए ये सब पुरस्कार मरने के बाद भी मिलता है उनके परिवार वालों को, लेकिन नाम दिया जाता है उसी व्यक्ति को जिनको दिया जाता है। भले ही परिवार वाले वो लेते हैं, जैसे कि अभी भी ऐसा नहीं है गांधी जी मर गए तो उनको सम्मान नहीं दिया जा सकता है, मरने के बाद भी सम्मान, भारत रत्न ये सब दिया जाता है। देश का सबसे बड़ा सम्मान है ये, मतलब इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होता है, भारत रत्न से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। तो इनको 1998 में भारत रत्न मिला। तो इस तरह बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला, चाहे उनका मृत्यु कब हुआ, मैग्सेसे सम्मान कब मिला, किस चीज़ के मिला, कौन से पार्टी को बनाया, बहुत सारा चीज़ है जिसको आप लोग अच्छे से अगर तैयार करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब शुरू करते हैं, इनके बारे में और भी सारी बातें लिखी गई हैं।
जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। मतलब 20वीं सदी आप लोग समझते हैं, जैसे अभी चल रहा है 21वीं सदी, इसके पहले यानी 1900 ईस्वी जब था तो उसको क्या कहा जाता था? 20वीं सदी कहा जाता था। तो उस टाइम के एक समाजवादी विचारक थे, मतलब समाज के बारे में सोचने वाले व्यक्ति थे, क्रांतिदर्शी नेता थे, समर्पित समाजकर्मी, वे समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके थे कि मैं जो भी काम करूंगा किसके लिए करूंगा? समाज के लिए काम करूंगा। और विद्रोही स्वाधीनता, और वे अपने मतलब स्वाधीनता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए विद्रोह भी करते थे। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था, मतलब वो जो भी अपनी लाइफ में पढ़ाई लिखाई किए थे बहुत अधिक किए थे। राजनीति, संगठन का और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था, मतलब चाहे वो राजनीति हो चाहे लोगों का सेवा हो, सब क्षेत्र में उनका काफ़ी अच्छा क्षेत्र था, काफ़ी अच्छी जानकारी थी। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। निष्ठा और अध्यवसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। मतलब चाहे वो रचनात्मक हो, मतलब कविता लिखना हो, कहानी लिखना हो, चाहे लोगों की सेवा करना हो, लोगों के लिए काम करना हो, हर एक क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी प्रतिष्ठा कमाई थी। लोग इनको काफ़ी अच्छे से पहचानते थे, और इनकी जो पहचान थी वो देश स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। मतलब विश्व के लोग उनको जानते थे, और अन्य देश के लोग भी इनको जानते थे। इतने मतलब ये अच्छे अच्छे कार्य किए थे। वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। अगला पैराग्राफ है, विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने आप को झोंक दिया। यानी आप लोग पढ़े अभी कि उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की, और अमेरिका से जब उनकी माँ का तबीयत खराब हो गया तो वो अपने देश चले आए, और आने के बाद वो अपने आप को टोटल का टोटल अपने देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास में लग गए। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांतिधर्मी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। मतलब देश को तो आज़ाद कराया ही, देश को आज़ाद कराने के बाद कुछ नेता ऐसे थे जो लोगों पे लगे अत्याचार करने, तो उनका भी इन्होंने विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश आज़ाद हो गया, फिर भी आप लोग पूर्ण रूप से आज़ादी अभी लोगों को नहीं दी है, और उसके लिए भी आंदोलन करते थे। उन्होंने समता, समता मतलब होता है समानता, समता मतलब समानता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की तथा लोकसभा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में भी उनका योग रहा। यानी हमारा पड़ोसी देश क्या है जी? नेपाल है, उत्तर दिशा में। तो वहाँ पे पहले क्या था? अभी तो लोकतंत्र हो गया, लेकिन पहले वहाँ पे राजतंत्र था। क्या था? 1908 तक लगभग उलट पुलट राजतंत्र ही रहा है, उसके बाद अभी लोकतंत्र चल रहा है। तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी हेल्प किया कि लोकतंत्र हो जाए, राजतंत्र क्या हो जाए? हट जाए। गांधीवाद के संसर्ग में आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। यहाँ पे नीचे एक पिक्चर देख सकते हैं, ये विनोबा भावे जी हैं। तो इनका जो भूदान आंदोलन था, यानी जमीन का आंदोलन करने वाला था, तो उसमें भी इन्होंने अपनी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। 60 के दशक में, 60 का दशक अर्थ हुआ कि 1960 से 1970 के बीच, अपनी ईमानदारी, त्याग और स्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय परिवर्तन और पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। यानी कि बहुत सारे डाकू जो थे, इनके विचारों से प्रभावित होकर डाकू यानी कि चोरी करना, डाका डालना, सब चीज़ छोड़कर एक ईमानदारी वाला जीवन भी जीने लगे। इसलिए इनको लोकनायक इसी तरह थोड़े ना कहा जाता है, ये लोगों के लिए एक हीरो थे। मतलब इनकी बातों को लोग बहुत अधिक लोग मानते थे, और सबसे ज़्यादा इनको प्यार जो करते थे वो थे छात्र। छात्र सबसे ज़्यादा इनसे लगाव में रहते थे। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ, यानी कि 1973 में, आपातकाल कब लागू हुआ था? 1973 में, और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। यानी कि जब लोगों का अधिकार दबाया जाने लगा, लोगों की, बच्चों की पढ़ाई रोक दी गई, सारी चीज़ महंगा कर दी गई, तब सारे बिहार, गुजरात के बच्चे जो थे पूरे, और धीरे धीरे पूरे देश के बच्चे आंदोलन पर उतर गए। छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। बूढ़े हो चले थे, तबीयत खराब था, लेकिन फिर भी छात्रों ने कही आप ही हम लोगों का नेतृत्व करेंगे। देखिए, मतलब बूढ़े व्यक्ति को भी
वे कहते थे कि आप नौजवान हैं, आपके अंदर वो ताकत है कि आप देश की सरकार को हिला सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जब इतना आप लोगों का विश्वास है हम पे, हमसे इतना उम्मीद है, तो हम आपकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे। तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण कर लिया। राष्ट्रव्यापी का अर्थ हुआ कि पूरे देश में आंदोलन फैल गया, जो बिहार का छात्र आंदोलन कहलाता है। क्या कहलाता है? बिहार का छात्र आंदोलन। जयप्रकाश नारायण लोकनायक कहकर पुकारेगा, और उसी समय से इनको क्या कहा जाता है? लोकनायक। और वे युवा शक्ति के प्रतीक और युवाओं के हृदय सम्राट बन गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और विचार, राजनीति, सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। उनका जबरदस्त असर पड़ा, देश में सत्ता परिवर्तन हो गया। जो अभी मैंने बताया आप लोगों को, 1977 में जनता पार्टी बनी, और जनता पार्टी और कांग्रेस में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस सरकार गिर गई, वो हार गई, और जनता पार्टी जीत गई, यानी कि जो जयप्रकाश नारायण की पार्टी थी वो जीत गई। तो वहीं पे कह रहा है कि देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, मतलब सत्ता बदल गया, शासन बदल गया। किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य अभी दूर था। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण भर था। आगे व्यापक सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्हें अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे, मतलब उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। शीघ्र ही पटना में उनका अवसान हो गया, यानी कि मतलब पटना में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और सत्ता बदल गई थी, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह और बीच तान में दूर हुआ चला जा रहा था। भले ही सत्ता बदल गई थी, कांग्रेस हार गई थी, जनता पार्टी जीत गई थी, लेकिन समस्या ये हुआ ना कि जनता पार्टी में सब कोई अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर रहा था। नहीं, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वो कह रहे हैं हम बनेंगे। तो भाई प्रधानमंत्री कोई एक ही को ना बन सकता है, और इसी के चलते वो पार्टी टूट गया, फिर उनका सरकार गिर गया, फिर कांग्रेस जीत गया और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई। तो इसी कहते हैं घर फूटे तो गंवार लूटे, इसलिए आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं दूसरा कोई फायदा उठा लेता है। कुछ लोक कर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जरूरत है इस दिशा में बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के साथ अभियान चलाने की। यहाँ 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। यानी 5 जून 1974 को उन्होंने पटना के गांधी मैदान में, कभी आप लोग गए होंगे पटना तो वहाँ गांधी मैदान है, तो गांधी मैदान में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और वहाँ पे भाषण दिया। क्या दिया? भाषण दिया। उसी भाषण को इसमें लिखा गया है, जो उन्होंने भाषण दिया था ना, उसी भाषण को इसमें लिखा गया है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से प्रकाशित है। इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध से आए लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जन सम्मर्द के बीच लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में भी पूर्वक अपनी बातें कही। भले उनका तबीयत खराब था, लेकिन देश के लिए जो बातें कहनी थी उन्हें पूरे बढ़िया से कहा था। यानी कि भाषण जो है वो लंबा चौड़ा है, और संपूर्ण जनता मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। मंत्र मुग्ध मतलब उनकी बातों को सुनकर सारे लोग मुग्ध हो गए, उनकी तरफ आकर्षित हो गए। गजब भाषण दिए थे। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी चार धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण और पूरा असर जन संवाद कायम हो सका। मतलब बताया जाता है कि उससे पहले ना तो गांधी मैदान में उतना कभी भीड़ लगा था, ना आज तक फिर कभी लगा जितना भीड़ उस समय था 5 जून 1974 को। कब? जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने अपना भाषण दिया था। लास्ट में एक देखिए, एक पंक्ति है, रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, अब बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उस पर अंकित कर लेता है। यानी कि वह जयप्रकाश नारायण का नाम ही है जो पूरा इतिहास उनको आदर के साथ याद करता है, और बढ़कर उनके पद चिन्हों को, इसलिए हम सभी को उनके बताए गए मार्ग पर चलकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। इस पंक्ति को किसने कहा है? राष्ट्र कवि दिनकर इनको राष्ट्र कवि ने कहा। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं उनके एक पिक्चर लगा हुआ है और एक कविता का उनका लाइन है, मैंने अपने से लिखा है। यहाँ पे लिखा नहीं है, मतलब इसमें मैंने डाला है कि जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई,
मंजिल दूर नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने एक प्रेरणादायक एक कविता लिखा कि हम अपने जीवन में प्रयास करते हैं, असफल होते हैं बार बार, लेकिन हमें असफल से हारना नहीं चाहिए, फिर एक प्रयास करना चाहिए, कभी न कभी हम सफल जरूर होंगे। तो इस तरह हमारा ये आज का क्लास समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे इस चैप्टर को शुरू करके। तो ये तो परिचय था जयप्रकाश नारायण जी का, तो अच्छे से आप लोग इसको सुने और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से तैयार करें। वैसे तो चैप्टर जब समाप्त होगा तो इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।